नमस्कार, बीबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय हो चुका है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं मुंबई में बीते दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार बारिश की रफ्तार थम नहीं रही है। भारी बारिश के चलते मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों की भी सेवाएं बाधित हो गई हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है और बारिश का ये सिलसिला मुंबई और आसपास से सटे शहरों के कुछ इलाकों में दिखा तो कुछ जगह रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मानसून की पहली बारिश से मुंबई बेहाल हो गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। मुंबई के अंधेरी, महिम समेत कई निचले इलाकों में सड़कों और अंडरपास पर पानी भर गया है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि एम्स के मुताबिक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि आने वाली लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही होगा। उसके बावजूद लोग डरे हुए हैं और अपने अपने बच्चों के प्रति सतर्क हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 6 से 11 साल के बच्चों के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक 6 से 11 साल के बच्चों को अभिभावक की देखरेख में मास्क लगाना चाहिए। इससे पहले WHO ने कहा था कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। DGHS ने एक अन्य गाइडलाइन में ये भी बताया कि 18 साल से नीचे के बच्चों को रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बिल्कुल ना दिया जाए। DGHS ने बताया कि रेमडेसिविर को लेकर अभी कोई पुख्ता डाटा नहीं है, इसलिए इंजेक्शन बच्चों को नहीं दिए जाएं। DGHS ने सलाह दी है कि अगर बच्चों में कोरोना के लक्षण नहीं है या मामूली संक्रमण है तो उसकी जांच की जरूरत है। साथ ही ऐसे बच्चों को अपनी मन से कोई दवा देने की जरूरत भी नहीं है। चलिए बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी है। हर साल पेट्रोल डीजल पहले से ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, लेकिन पिछले 7 सालों में कीमतों में कुछ ज़्यादा ही इजाफा हुआ है। इस दौरान पेट्रोल डीजल में 30-36 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2014-15 में पेट्रोल 66 रुपये प्रति लीटर और डीजल 50 रुपये प्रति लीटर था। आज 2021 में पेट्रोल 95 रुपये और डीजल 86 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। आज कुछ जिलों में पेट्रोल 100 रुपये के पार भी बिक रहा है। पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95.85 रुपये और 1 लीटर डीजल की कीमत 86.75 रुपये हो चुकी है। वहीं मुंबई में इस समय पेट्रोल 101.04 रुपये और डीजल 94.15 रुपये प्रति लीटर है। देश के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख समेत 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 15 दिन के भाव के औसत के आधार पर रोजाना घरेलू बाजार में दाम तय करती हैं। चलिए अब करेंगे फरीदाबाद का। तिगांव के पूर्व विधायक ललित नागर ने कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ तिगांव के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक ललित नागर ने कहा कि ये झूठी सरकार है, सिर्फ बातें करती है, निभाती नहीं है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं उनका अंदाजा भी उन्हें नहीं है कि आम आदमी पर इसका कितना भार पड़ेगा। बढ़ती महंगाई से आज हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। 2014 में बीजेपी ये कहती थी कि महंगाई कम करेंगे, पर आज महंगाई कम तो नहीं हुई है, महंगाई बढ़ी ही है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, सबके लिए ये परेशानी की घड़ी है। कम करो। जो आज पूरे भारत के अंदर इस मोदी के राज में, भाजपा की सरकार में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये पर पहुंच गए हैं, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो। आज पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी पेट्रोल पंपों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ये विरोध प्रदर्शन कर रही है और भाजपा सरकार जो आंखें मूंद के बैठी है, महंगाई कर रही है, उसको ये हम दिखाना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं। आज व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, चाहे कोई भी वर्ग जो भी डीजल पेट्रोल यूज़ करता है, आज वो हर एक कोई परेशान है। आज हम ये प्रदर्शन करके इस खट्टर सरकार और भाजपा सरकार की
आंखें खो करेंगे अगली खबर का। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस ने फरीदाबाद में पेट्रोल पंप के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लखन सिंगला के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता पेट्रोल एवं डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। हाथों में तख्ती लेकर सीएम खट्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और कीमतों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग भी की गई। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 7 साल में पेट्रोल व डीजल पर बार भारी बढ़ोतरी करके पेट्रोल व डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें बीते दिन 100 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी है। डीजल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर होने की कगार पर है। मर रहे हैं लोगों को पैसा नहीं डलवाने के लिए 10 बारी सोचना पड़ता है कि गाड़ी ले जाए पेट्रोल पंप पर या ना। सरकार जब आई थी तो सरकार ने कहा था कि महंगाई से निजात देंगे। महंगाई देखो फिलहाल बढ़ी रही है हर एक चीज़ों पर, और इसमें हम ज़्यादा कह भी नहीं सकते कि जोर इतना पड़ रहा है। सब कुछ बंद है, व्यापारी भी रो रहे हैं, दुकानें बंद हैं, बच्चों को क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, हर एक चीज़ को देखते हुए जो है मारामारी चली रही है। पेट्रोल डीजल के रेट कांग्रेस विरोधी मजदूर विरोधी सरकार है। हम इस सरकार को एक संकेत देना चाहते हैं कि जो डीजल पेट्रोल जो अति हो रखी है कि आम इंसान की दूर से पेट्रोल जा चुका है। आज जनता पैदल चलने को मजबूर है, बैलगाड़ियों में बैठ के चलने को मजबूर है। आज इस सरकार इस पेट्रोल पे अंकुश लगाए, इसको कम करने के लिए कोई रणनीति तैयार करे। आज सरसों का तेल लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है, जनता त्राही कर रही है। अगर अभी इस सरकार ने नहीं सुना तो आने वाले समय के अंदर ये जनता उनको जवाब देगी। सर, ये महंगाई का मेडल आपने पहन रखा है, क्या है ये महंगाई का? ये महंगाई का मेडल भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम जनता को पहनाया जा रहा है। आज इस कोरोना महामारी जैसे काल के अंदर अगर हम 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने को मजबूर है, 200 रुपये लीटर सरसों तेल खरीदने को मजबूर है, तो हम कहीं ना कहीं इस मेडल के हकदार भी है। जो काम भाजपा ने नहीं किया वो काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। सर, पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि सरकार का खर्चा बहुत हो रहा है कोरोना के कारण, तो अभी और अधिक मतलब यही स्थिति बनी रहेगी। सरकार जो बात करेंगे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र की। बल्लभगढ़ में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिव्यांगों के लिए विशेष कैंप की शुरुआत की गई है, जिसमें शहर के विकलांग लोगों को अस्पताल में आने जाने की राहत मिलेगी और उनका वैक्सीनेशन आसानी से हो पाएगा। वहीं दिव्यांगों ने भी इस कैंप के आयोजन पर खुशी जाहिर की है। इस अवसर पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि दिव्यांगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए बड़ी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब विशेष कैंप के जरिए दिव्यांग आसानी से अपनी वैक्सीनेशन करवा पा रहे हैं। कैंप का शुभारंभ करने पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिव्यांगों के लिए विशेष कैंप की शुरुआत की गई है, जिसमें शहर के विकलांग लोगों को अस्पताल में आने जाने से राहत मिलेगी और उनका वैक्सीनेशन आसानी से हो पाएगा। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस महामारी के दौर में कांग्रेस के लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा 70 सालों से कुछ लोग अफवाह फैलाने का भी काम कर रहे हैं और अब वैक्सीन को लेकर भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसे वक्त में कांग्रेसियों को लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा पेट्रोलियम पदार्थों के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब घटते हैं तब कांग्रेसी कुछ नहीं बोलते। वहीं इस अवसर पर बल्लभगढ़ की एसडीएम ने भी इस कैंप के आयोजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तारीफ की और कहा कि जनता उनके परिवार की तरह है, जिनका ख्याल रखना उनका फर्ज है। उत्तर में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दिव्यांग विकलांगों की आज जो वैक्सीन है उसकी शुरुआत करी है कि सबसे पहले उन लोगों को लिया जो बेसहारा है, जिनकी बीमारी है, उनकी आज कैंप का शुरुआत करी है। और इस बात की खुशी है कि लोग शहर के जो भी लोग हैं विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, वो लोग वैक्सीन करा रहे हैं और उनको जो चलने में फिरने में बहुत बड़ी परेशानी है। और शहर के मध्य में अग्रवाल धर्मशाला है, तो मैं आज इसका उद्घाटन करा है। और वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें अभी भी फैलाई जा रही हैं। अफवाहें तो जब देश में कोविड चालू हुआ था, मेरे मित्रों ने जो प्रचार प्रसार देश और दुनिया में करा था वो सब जानते हैं, पर जनता ये भी जानती है मोदी जी के नेतृत्व में स्पेशली एबल्ड
जो जनसंख्या है हमारी उसको और एम्पावर करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर जो हमारे पास इतने अच्छे हेल्थ ऑफिशियल्स हों, जैसे कि हमारे SMO साहब बहुत एक्टिव हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द हेल्थ टीम। तो फिर मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई अनूठी पहल ज़रूर होती रहती है, उनमें से एक पहल ये है। नहीं, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि अब तक वैक्सीनेशन काफ़ी ज़ोरों पर था, परंतु एक लंबी लंबी कतार दिव्यांग लोगों के लिए बड़ी चुनौती थी जी, वो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म कर दी जा रही है। तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सारी जनता जो है हमारे घर की जनता जैसी है। ये बल्लभगढ़ एक बहुत बड़ा परिवार है, और भले ही देर हो जाए थोड़ी सी, लेकिन हम सबको क्या कहते हैं, सबका आशीर्वाद, मतलब प्रशासन ज़रूर लेगा, सबका सहयोग है। सबका सहयोग लेगा, सबका आशीर्वाद लेगा, सबकी मदद करेगा, और एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ रहेंगे तो कोई पीछे नहीं छूटेगा। जिस तरीके से आप लगातार जो है इलाके में निकल रहे हैं, एक ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद फिर से जो है पटरी पर जिंदगी आ रही है, तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के आप लगातार जो है चेतना दे रही हैं लोगों को, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर? देखिए, कोई भी शहर अच्छा तब बनता है जब वहाँ पे लोगों को सिविक सेंस होता है और वो डेवलप होता है, और सिविक सेंस के लिए आम नागरिक को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की सही तरीके से आवश्यकता। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि तथा बढ़ती महंगाई के विरोध में फरीदाबाद में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ से कांग्रेसी नेता मनोज अग्रवाल ने सेक्टर 3 स्थित पेट्रोल पंप पर अनोखे ढंग से महंगाई के खिलाफ आम जन का विरोध दर्ज करवाया। मनोज अग्रवाल कार्यकर्ताओं व आमजन के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर आए और लोगों को भाजपा सरकार की ओर से महंगाई का मेडल पहनाया। इसके अलावा प्रदर्शन में ढोल बजाकर सरकार को जगाने का भी प्रयास किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर हल्ला बोला। कांग्रेस नेता मनोज अग्रवाल ने कहा कि आम आदमी की बात करने वाली भाजपा सरकार ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। मैं तो पेट्रोल पंप पे जा रहा था, देखा था धरना प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो तो रहा है। देखा कि हाँ भाई चलो धरना प्रदर्शन करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि एक पक्ष में होती है एक विपक्ष में होती है पार्टियां, तो अच्छी बात है, किसी के खिलाफ भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, पर ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार गलत काम कर रही है। देखो महंगाई तो कोई भी पार्टी हो बढ़ती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आप कांग्रेस के स्टेट में देख लो जाके, पेट्रोल का वही रेट है, हरियाणा में देख लो वही रेट है, तो वहाँ पे भी जाके प्रदर्शन करना चाहिए कांग्रेस को, मैं तो ये कह रहा हूँ। मेडल बांटे जा रहे हैं महंगाई के, क्या मानते हैं आप इससे? महंगाई देखो, महंगाई तो बढ़ेगी, जिस हिसाब से सब कुछ बढ़ रहा है तो महंगाई तो बढ़नी है ही, क्योंकि आप पीछे बैक में जाओगे 90 में कुछ और था पेट्रोल, 2000 में आके कुछ और हो गया, और 2010 में कुछ था, ये तो बढ़ता ही रहेगा। कांग्रेसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो ये तो सब राजनीति है, कोई भी अपोजिशन पार्टी होती है वो राजनीति के लिए सब करती है। आप कांग्रेस के उसमें स्टेट्स में देख लो जाके, वहाँ पे भी। चलिए बात करेंगे करनाल की। करनाल में हनीप्रीत के पति विश्वास गुप्ता और ससुर MP गुप्ता को धमकी भरा फोन आया है। धमकी का आरोप बाबा राम रहीम और हनीप्रीत पर लगाया गया है। उनका कहना है कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। उनकी तरफ से पुलिस में शिकायत दे दी गई है और मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बाबा राम रहीम जेल से इलाज के लिए बाहर क्या आए, अलग अलग चर्चाएं गर्मा गई हैं। उधर हनीप्रीत बाबा की देखभाल के लिए मैदानता में डटी हुई है, तो वहीं हनीप्रीत के पति रह चुके विश्वास गुप्ता और ससुर MP गुप्ता को धमकी भरा फोन आया है। ये फोन किसने करवाया ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनका आरोप है कि बाबा राम रहीम और हनीप्रीत मिलकर इनको मरवाना चाहते हैं। पहले भी कई बार धमकी भरे खत आ चुके हैं, लेकिन जब से जेल में थे तो ऐसी बातें सामने नहीं आई थी, लेकिन अब इलाज के लिए बाबा राम रहीम जेल से बाहर हैं, तो वहीं मैदानता में बाबा की देखभाल करने के लिए हनीप्रीत भी डटी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये फ़ोन बाबा राम रहीम और हनीप्रीत ने मिलकर करवाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बाबा को कुछ नहीं हुआ है, चुनाव आने वाले समय में इसलिए बाबा की मदद की जा रही है। उन्होंने बताया कि वो पहले कई बार प्रेस वार्ता करके बाबा राम रहीम और हनीप्रीत के बारे में कई खुलासे कर चुके हैं। बुला लिया कि भाई दहेज का केस डाला है, सबको पता था कि बाबा का काम है। उन्होंने पूछ लिया भी बेटा तू क्या चाहती है। उसने इतने हंकार से ये बोला था कि सबसे पहले तो इसको अंदर कराऊंगी, जेल कराऊंगी, फिर इससे माफ़ी मांगूंगी, फिर हमने सोचेंगे इसको माफ़ करना है या नहीं करना। तो जज साहब ने अपना बाथरूम से बाहर आ गए और मेरे को कहते हैं कि इसको भेज के कि बेटा ये तो बहुत ज़्यादा नाइट लड़की है, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो जाओ। और उन्होंने अपना केस ट्रांसफ़र करा दिया कि आई डोंट वांट टू डू दिस केस। तो वो इतनी जेलसी बाज लड़की है और वो डेरे की प्रमुख बनी बैठी है इस टाइम। ये सारी दुनिया को पता है। बाबा का परिवार है, वो क्यों नहीं बताता जा रहा, वो क्यों नहीं टेंडेड का कार्ड लेता। मर गए उसके परिवार, खून के रिश्ते ख़त्म हो गए, हनीप्रीत का रिश्ता रह गया, चाहे मुँह बोली है चाहे जो भी है, वो तो आप लोगों को सबको पता है जी। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो कभी सेफ हुई नहीं,
मैं एक आम आदमी 54 मिनट पे मेरे को फ़ोन आया, उसने कहा मैं कमल बोल रहा हूँ यूपी से, और मैं तेरे को और तेरे पापा को, तेरे बेटे को, विश्वास को मारेंगे हम, उधार लेना। उसके बाद वो टेलीफोन कट गया। उसके बाद फिर जो है 11:21 पे फिर कॉल आई, मैंने काट दिया। फिर कॉल आई, मैंने कहा 4 बार मिस कॉल आई है फिर, लेकिन मैं उसके बाद मैंने बंद कर दिया। हमें उनसे डर है बाबा से, क्योंकि बाबा बाहर आ गया तो ये हमारे साथ कुछ भी करा सकता है। हो सकता है वो उस कुर्बानी गैंग का ही बंदा हो जिसके कि 200 आदमी हैं। अगर ये पुलिस एक्शन ले और वो बंदा पकड़ा जाए तो देश की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि वो कुर्बानी गैंग के किसी अज्ञात व्यक्ति का एक कॉल आया था और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। उसके आधार पे हमने शिकायत उनकी रिसीव कर ली है और संबंधित थाने में उसको जांच हेतु भिजवाया जा रहा है और मामले की गहनता से जांच की जाएगी। और ये इसमें यदि लगता है कि वाकई में इसके जान से मारने की धमकी दी गई थी तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, धमकी अभी हमारे पास शिकायत आई है, ये सभी जाँच का विषय है कि इसमें कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं और वास्तव में मामला क्या था, ये जाँच के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी शिकायत करता है उसको किसी प्रकार से कोई खतरा ना हो। अभी सुरक्षाकर्मी उनको मुहैया करवाए गए हैं, यदि हमें उनकी सुरक्षा के लिए कुछ और भी कदम उठाने पड़े तो वो भी कदम। तो जिसने सर धमकी दी है उनका संपर्क पता चल पाया कि वो कहाँ का रहने वाला है, क्या मामला है? नहीं, अभी उसके जो संबंधित मोबाइल नंबर उन्होंने दिए हैं उसकी हम जांच कर रहे हैं और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति एक्चुअल में। बात करेंगे रोहतक की। आए दिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उसी के मद्देनजर रोहतक शहर में भी कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रदेश में केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक कांग्रेसी पार्टी दम नहीं लेगी। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा व कृष्णमूर्ति हुड्डा आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पेट्रोल पंप के सामने एकत्रित हुए और पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इन नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वायदे किए थे कि महंगाई को दूर करेंगे, पेट्रोल के दाम आधे करेंगे, लेकिन सत्ता बनने के बाद इनकी सारी नीतियां जनता के विरुद्ध चल रही हैं, जिसका साफ तौर पर ये उदाहरण देखा जा सकता है कि हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और देश में महंगाई चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि इसी के चलते आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में ये प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। हरियाणा में भी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के आदेश से आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत पेट्रोल से पैठ हटाकर लोगों को राहत देनी चाहिए। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण से लोग मर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार पेट्रोल डीजल व महंगाई की मार से लोगों को मारने में जुटी हुई है। कांग्रेस कमेटी की हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट कुमारी शैलजा जी के आदेशानुसार आज पूरे हरियाणा के अंदर बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल में जो बेहताश हर रोज जिसके रेट बढ़ाए जा रहे हैं उसके खिलाफ कांग्रेस जन सड़कों पे आए हुए हैं। और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि पेट्रोल के मैं आधे कर दूंगा और मैं महंगाई को कंट्रोल करूंगा, और इतने लंबे चौड़े वायदे के थे, ये वायदे के साथ ये सरकार आई थी। आज ये सरकार अपने वायदे करने में बुरी तरह से विफल रही है। आज महंगाई रिकॉर्ड तोड़ है कि महंगाई को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, बेरोज़गारी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, व्यापारियों को राहत देंगे। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश जहाँ कोरोना की मार से जूझ रहा है, वहाँ आज अगर मेडिकल कॉलेज पीजीआई में चले जाओ तो कहीं बेड नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं इंजेक्शन नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं डॉक्टर है तो नर्स नहीं। आज इतना माहौल ख़राब है कि जैसे वो एक मिसाल थी कि नीरू एक राजा हुआ करता कि नीरू बंसरी बजा रहा था और रोम चल रहा था। मैं ये कहता हूँ कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम, ये पेट्रोल पंप जहाँ प्रदर्शन हो रहा है ये मेरा है, और इस पेट्रोल पंप के ऊपर जब हम किसी कस्टमर को, किसी को भी डीजल या पेट्रोल देते हैं तो अंदर से आत्मा रोती है कि 100 रुपये लीटर और 90 रुपये लीटर डीजल। शर्म आनी चाहिए सरकार को। मैं प्रदेश सरकार को आह्वान करता हूं कि अगर आपने आने वाले टाइम के अंदर लोगों के सामने जाना है तो इस प्रदेश ने जो वैट लगा रखा है पेट्रोल और डीजल पे, उसको फ़ौरन समाप्त करे और लोगों को राहत देने का काम करे। आज पूरी प्रदेश के अंदर गैंगवार चली हुई है, कानून नाम की चीज़ नहीं है।
रोजाना 6-6 आदमी मर रहे हैं और लोग बेरोजगारी के कारण घरों से निकल के गर्मी की लू में तड़प रहे हैं और इस सरकार पे कोई जू नहीं रेंगरी। अंधेर नगरी चौपट। खबर का 20 दिन से बिजली की समस्या झेल रहे नगरवासियों का गुस्सा आज 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे गुस्साए नागरिक सोहना के विधायक कुंवर संजय सिंह की निवास स्थान पर पहुंच गए व उनका घेराव किया। वहीं नागरिकों ने बिजली कर्मचारियों की लापरवाही से विधायक को अवगत करवाया। विधायक ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए सभी अधिकारियों की क्लास लगा दी। सभी अधिकारियों को विधायक ने मौके पर ही बुला लिया। विधायक ने सख्ती से कहा कि 20 दिन के अंदर बिजली की सभी समस्या को पूरा कर लोगों को सही तरीके से बिजली आवंटित की जाए। सोहना में 20 दिन से लगातार बिजली की समस्या से जूझ रहे नागरिक आज सोहना विधायक के कार्यालय पर जा धमके। नागरिकों ने आरोप लगाया कि 20 दिन से सोहना में बिजली का बहुत बुरा हाल है। लोगों को मात्र 3 घंटे की ही बिजली मिल पा रही है। गर्मी लगातार बढ़ रही है। वहीं बिजली की किल्लत दिन व दिन बढ़ रही है। लोगों को पानी की भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसी को लेकर उन्होंने विधायक से गुहार लगाई है और लोगों की समस्या को सुनकर विधायक ने तुरंत अपने निवास स्थान पर सभी बिजली विभाग के आला अधिकारियों को बुला लिया व उनसे समस्या के कारण पूछ। क्रॉसिंग के चलते समस्या बनी हुई है। इस मौके पर बिजली अधिकारियों ने बताया कि 20 दिन के अंदर ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ा दी जाएगी। नए ट्रांसफार्मरों को लगाकर जल्दी सोहना की समस्या को पूरा कर दिया जाएगा। इस मौके पर विधायक ने सख्त लहजे में कहा कि गर्मी के मौसम में किसी भी तरह से नागरिक को बिजली की समस्या नहीं आनी चाहिए। बिजली को लेकर तमाम शिकायतें थी, क्या समाधान किया इसमें? आज बिजली के अधिकारियों के साथ बैठना हुआ जिसमें हमारे जो SC गुड़गांव जो है और सारी टीम हमारे सोहना विधानसभा की थी। कुछ समस्याएं जैसे मौसम के कारण भी कुछ समस्याएं पहले से हमारी लंबित पड़ी हुई थी, उनको लेकर आज अधिकारियों से बात हुई और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है जल्दी ही 10-12 दिन के अंदर सारी समस्याओं को दूर करेंगे। किस तरह की शिकायतें थी लोगों की? जिसमें हमारे एक फीडर जो काफी बड़ा फीडर है उसमें लाइन बड़ी होने के कारण बार बार फॉल्ट हो जाते थे। एक तो वो फीडर अलग, दूसरा उसमें उसी में दूसरा फीडर बनेगा। कुछ शहर में पेड़ों में जो बिजली के तार हैं या खंभे हैं पेड़ों के साथ से होते गुजरते थे, पेड़ गिर जाने से या पेड़ों के कारण फॉल्ट होता था, उस विषय में बात हुई। इसी के साथ साथ शहर में कुछ नए ट्रांसफार्मर की समस्या थी, कुछ पोल नए लगने थे। आज उन सभी समस्याओं के बारे में बात हुई और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि समस्याओं को जल्दी ही दूर करें। कोई स्टाफ की कमी की भी बात आई है? नहीं, जो यहाँ पर जो रेगुलर स्टाफ जो जिसमें एएलएम और लाइनमैन वो 1-2 कम थे, लेकिन उन्हीं के साथ साथ यहाँ पर जो DC रेट पर स्टाफ काफ़ी लगा हुआ है, वो स्टाफ की थोड़ी कमी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम स्टाफ भी पूरा करेंगे और आगे ये कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। तो इसमें तमाम की जो लोगों की ये समस्या काफ़ी थी, ये जो पैसे लेने देने वाली भी बात कुछ आई है क्या बिजली बोर्ड पर अधिकारियों पर, जिस तरह के एलिगेशन लगे जिस तरह? नहीं, शहर में या कहीं भी आप मौजूद थे, पैसे की कहीं किसी ने कोई शिकायत नहीं, कोई थी नहीं शिकायत कैसे। वो अधिकारियों की यही थी कि हमें जैसे एक तो उन्होंने जैसे कहा कोई थोड़ा बहुत अधिकारी जैसे जेई है ज़्यादा होने चाहिए थे, 2 जेई हैं, लोड ज़्यादा है, बाकी और कोई ऐसी समस्या नहीं। तो अब जो बात करेंगे निजी स्कूलों की। सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही छात्रों के अभिभावकों को भुगतनी पड़ रही है। विभाग की तरफ से निजी स्कूलों के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण स्कूल संचालक मनमर्जी के फंड वसूल रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों द्वारा दिए गए फॉर्म 6 का आंकलन ही नहीं करती, जिसमें स्कूल मालिकों को मनचाहे शुल्क लागू करने का अवसर मिल जाता है। निजी स्कूलों के खिलाफ लामबद्ध हुए अभिभावकों ने स्कूलों की फीस पर्चियों के साथ खंड शिक्षा अधिकारी को अपनी शिकायत देते हुए स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद हैं, बावजूद इसके प्राइवेट स्कूल संचालक ट्यूशन फीस व अन्य कई तरह के शुल्क अभिभावकों से वसूल रहे हैं। स्कूल प्रबंधकों की जबरन वसूली से खिलाफ अभिभावकों में रोष व्याप्त है। बुधवार को अभिभावक एकता मंच के पदाधिकारियों के साथ छात्रों के परिजन निजी स्कूलों की शिकायत लेकर खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे। प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवा चुके लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी को फीस की पर्चियां दिखाई।
अभिभावकों ने शिक्षा अधिकारी से सवाल किया कि प्राइवेट स्कूलों ने जो फंड्स उनसे लिए हैं, क्या सरकार ने ये फंड लागू करने की परमिशन दी है। अभिभावकों के सवाल का अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं मिला। हैरानी की बात ये रही कि प्राइवेट स्कूल व उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में सरकार व शिक्षा विभाग ने क्या गाइडलाइन निर्धारित की है, इसके बारे में खंड शिक्षा कार्यालय को जानकारी नहीं है। से रोज फोन आता है कि मंथली फीस, ट्यूशन फीस जमा कराओ। अब जब स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं तो हम उनकी मंथली फीस क्यों जमा कराए। हम स्कूल वालों को ये बोलते हैं कि जो हमने ये अमलगामेटेड फंड और डायरी कार्ड वगैरह के पैसे दिए हैं, आप इसको क्यों नहीं एडजस्ट करते फीस में। स्कूल वाले कहते हैं कि लास्ट ईयर हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आया था तो हमने उसको एडजस्ट कर दिया था, हम तब इसको एडजस्ट करेंगे तब जब हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आएगा। अभी तक ऊपर से कोई भी ऑर्डर नहीं आया है, इसलिए हम इस पैसे को आपके एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ट्यूशन फीस जमा करानी ही पड़ेगी। लगातार शिकायतें आ रही हैं अभिभावकों की कि स्कूल, निजी स्कूल किस तरह से उनसे फंड्स ले रहे हैं। यहाँ आए थे, क्या समाधान नज़र आया? अभी मैडम से बात हुई है और जैसे कि भाई साहब भी आए हैं मित्तल जी, इन्होंने भी आपको बताया है कि जिस तरीके से फंड ये कह रहे हैं कि मैंने पेमेंट तो जो है कर चुका हूँ मैं एडमिशन के रूम में। इन्होंने सिर्फ स्कूल को ये कहा है कि आप हमारा जो ये पैसे हैं इसको अभी एडजस्ट कर लो, अभी हमारे पास नहीं है। तो वो कह रहे जी पिछले साल का जो हमारे पास ऑर्डर था वो पिछले साल का था, इस साल कोई ऑर्डर नहीं है। तो हमने मैडम को भी इसमें लिखितम में दिया है इस बारे में, और जो पीछे भी हमने जो कंप्लेंट्स की हुई हैं उसके लिए भी मैडम से पूछा है जी क्या उस पर कार्रवाई हुई है। तो मैडम ये बता रहे हैं कि अभी 1 से 2 दिन में उसकी भी कार्रवाई जो है सामने से ट्यूशन फीस के बारे में और फीस के बारे में मिल रही हैं, जिसका हम उनकी एप्लीकेशन आने पर समाधान कर रहे हैं। तो इस तरह से निजी स्कूल जो हैं कई तरह के फंड्स हैं जो नए लगाए हैं, क्या नॉर्म्स में हैं वो लगा सकते हैं? अगर उन्होंने अपने फॉर्म नंबर 6 में भरे हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ले रहे हैं वो, बाकी हम चेक करवा देंगे उसको। तो एक बात और आई है कि जो फॉर्म 6 हैं वो अप्रूव्ड हुए हैं सरकार से या नहीं हुए हैं? इसके बारे में तो ये आपका डिपार्टमेंट इस बारे में जानकारी नहीं रखता कि किस स्कूल ने, क्योंकि वो ना ऑनलाइन पोर्टल पे भरे जाते हैं तो वहीं से चेक होते हैं। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।